वेलकम वंस अगेन क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इनफर्टिलिटी के बारे में, उसके टाइप्स, और नेक्स्ट हम देखेंगे ARTs के बारे में, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सबसे पहले इनफर्टिलिटी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, हम मीनिंग समझेंगे कि फर्टाइल क्या होता है। फर्टाइल जिसको हम बोलते हैं उपजाऊ। उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, फर्टाइल लैंड क्या कौन सी होती है, जो कुछ उगा सकती है, पैदा कर सकती है। और इनफर्टाइल जो कुछ नहीं उगा सकती, कुछ पैदा नहीं कर सकती। उसी तरह से हम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हम पढ़ेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। अब देखिए, इनफर्टिलिटी होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी कपल जो है, जब बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस ना कर सकें, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सकें या बच्चे पैदा ना कर सकें, उसी को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब ये प्रॉब्लम जो है वो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि मेल में हो सिर्फ, ये भी पॉसिबल है फीमेल में हो, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों में प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से उस कपल को जो है एक बेबी जो है वो नहीं हो रहा है। तो पेपर में इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखो, इनफर्टिलिटी हम बोलते कब हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि हम कब किसी को इनफर्टाइल कपल, या हम इसको बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी होगी, या ऐसा वर्ड जो है डॉक्टर्स कब यूज़ करेंगे। अब देखिए, इनफर्टिलिटी इज़ द फेलियर टू कंसीव होता है कि कोई जो जैसे कंसीव नहीं कर पा रहा है, कि आप सिंपल मीनिंग में समझे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इज़ द फेलियर टू कंसीव। कब? व्हेन आफ्टर 1 or 2 years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। जब 1 और 2 years का लगातार अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर कंसीव, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो जो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, तभी हम उसको बोलेंगे इनफर्टिलिटी, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। 1 to 2 years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब देखिए, इसी तरह से स्टेरिलिटी है। स्टेरिलिटी को इनफर्टिलिटी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट निकल के आता है। इनफर्टिलिटी होता है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो कपल्स में या दोनों में, ठीक है, कपल या मेल में सिर्फ या फीमेल में, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। स्टेरिलिटी क्या होती है? स्टेरिलिटी मतलब टोटली जो है कपल्स जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, टोटली नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज स्ट्राइल, उनको हम स्ट्राइल बोलते हैं, और इसी को हम स्टेरिलिटी बोलते हैं। देखिए, कंप्लीट इनएबिलिटी, द वर्ड है कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब देखिए, इसी तरह से इनफर्टिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है इनफर्टिलिटी हम बोलेंगे जब किसी कपल ने एक बार भी जो है वो कंसीव नहीं किया है। अब मैं कंसीव वर्ड यूज़ करती हूँ, कंसीव का मीनिंग आप समझ गए हैं, किसी कपल ने एक बार भी कंसीव नहीं किया है। और सेकेंडरी कौन सी होती है? जिन्होंने कोई एक बार जो है या पहले जो है वो कंसीव किया हो, लेकिन कुछ आप समझ रहे हैं ना कि कुछ आगे रीज़न से आगे वो प्रोसेसिंग नहीं चल पाई, ठीक है, क्योंकि उनका जेस्टेशन पीरियड, बेबी जो है उसकी डिलीवरी वो पूरा नहीं हो पाया कुछ एक रीज़न की वजह से, लेकिन पहले उन्होंने कंसीव किया है। और प्राइमरी में उन्होंने एक बार भी कंसीव नहीं किया है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी, जैसे डॉक्टर बताएगा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। ओके, तो देखिए, इस तरह से ये होगी इनफर्टिलिटी। स्टेरिलिटी उससे थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेंगे, और दो तरह की है, प्राइमरी सेकेंडरी। देखिए, ये जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना जो है वो ज़रूरी नहीं है, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक समझेंगे वो ज़रूरी है। क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आता है, यहाँ से नहीं आता है, लेकिन हमें स्टार्ट यहीं से, बेसिक जो है वो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम ज़्यादा एकदम से उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो देखिए, आगे जो है वो काउजेस ऑफ फर्टिलिटी इन फीमेल्स, इन मेल्स और फीमेल्स। अब मेल्स में भी कुछ रीज़न होंगे, ये काउजेज होंगे, वी कैन से इनफर्टिलिटी के। फीमेल्स में भी रीज़न होंगे। अब क्या रीज़न होंगे? देखो, ये हम इजीली इस तरह से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो द नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता है, कैसे वो काम करता है, तो हम यहाँ से देखो, उसमें अगर वेरिएशन आ जाएंगी, उसमें कुछ डिफेक्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, तब ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। जैसे देखिए कैसे, नॉर्मल कंडीशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म बनाता है, इसमें नहीं बनाएगा, कम बनाएगा, स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी, मॉर्फोलॉजी में डिफेक्ट होगा, तो ये रीज़न क्या आगे काउज करेंगे? इनफर्टिलिटी काउज करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे ऑलिगोस्पर्मिया, अगर लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, नॉर्मल जैसे आपने पढ़ा है, इतना इजैकुलेट जो है एक सीमैन में होता है, 1 ml में इतने स्पर्म होना ज़रूरी है, अगर उससे कम होते हैं तो वो मेल क्या हो गया? इनफर्टाइल हो गया। तो वही रीज़न है ऑलिगोस्पर्मिया। अगर उसी सीमेन में 1 ml के सीमेन में जो रिक्वायर्ड स्पर्म की
क्वांटिटी है, जो नंबर है उसका वो नहीं बनता, उससे कम बनता है, उसी कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। एजोस्पर्मिया नियरली एब्सेंस ऑफ स्पर्म। अब एब्सेंस स्पर्म मतलब स्पर्म बनते ही नहीं है उसमें, तो उसको भी हम इनफर्टाइल बोलेंगे। लेकिन जो कंडीशन हमें याद रखनी है वो हमें याद रखनी है एजोस्पर्मिया। ठीक है, आगे देखिए एस्थेनोजोस्पर्मिया। यहाँ पे लो स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म है वो हाईली मोटाइल है, लेकिन इस केस में क्या होगा, एस्थेनोजोस्पर्मिया में स्पर्म की मोटिलिटी जो होगी वो कम होगी, तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेगा, वो एबल नहीं होगा उस ओवम को, एग को फर्टिलाइज करने में। तो ये मेल्स भी कैसे होंगे, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, सो दीज मेल विल बी इनफर्टाइल। ठीक है, इनफर्टाइल होंगे। अब देखिए टेरेटोजूस्पर्मिया। टेरेटोजूस्पर्मिया डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी है, स्पर्म की इस तरह से होती है, हेड और टेल इस तरह से होते हैं। अगर उसमें डिफेक्टिव है तब भी वो है वो एबल नहीं होगा उस ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सारी चीज़ सब कुछ चाहिए होती है। अगर डिफेक्ट आ गया, नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है, डिफेक्ट आ गया तो वो कपल्स जो मेल कैसा है, अब सिर्फ मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेल कैसा हो गया, इनफर्टाइल हो गया। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम से तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो वो भी इनफर्टाइल होंगे। एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया। ठीक है, एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वासा डिफरेंशिया और या एंड वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, अगर जो वासा डिफरेंशिया और इफ्रेंशिया जो ट्यूब्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि स्पर्म को लेके जाती हैं, सीमेन बनाती हैं, स्पर्म को लेके जाती हैं फिर, तो अगर उनमें ब्लॉकेज है, वो डिफेक्टेड हैं, तो वहाँ पे भी जो मेल्स कैसे होंगे, इनफर्टाइल होंगे। एक और रीज़न है, लिखा नहीं यहाँ पे, अगर जो है अल्कोहलिज्म। ठीक है, अल्कोहलिज्म, अगर मेल जो है, ठीक है, वो अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस वजह से भी उनमें इनफर्टिलिटी आ सकती है, आ जाती है उसमें इनफर्टिलिटी। काउजेज ऑफ इनफर्टिलिटी फीमेल्स में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, एनओवुलेशन, मतलब यहाँ पे ओवा नहीं बनेगा। ठीक है, ओवा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे ए लग गया ना, तो मतलब वो नॉट आ जाता है। जैसे एजोस्पर्मिया, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ओवा, ओवा जो है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। ऑलिगो ओवुलेशन मतलब यहाँ पे डेफिशिएंट ओवुलेशन, हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, डेफिशिएंट ओवुलेशन, यहाँ पे ओवुलेशन जो है वो उसकी कमी होगी, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। और ऑलिगो ओवुलेशन में क्या हो, दोनों एक नहीं है। ठीक है, ऑलिगो ओवुलेशन में क्या होगा कि वहाँ पे डेफिशिएंट ओवुलेशन की कमी होगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ओवरी के ऊपर सिस्ट वॉल जो है वो बन गई हो, तो उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो पा रही हो, इस तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगली लिखी है देखो एट्रीसिया, ATRESIA, एट्रीसिया। एट्रीसिया होता है कि जो उसकी वेजाइना है फीमेल की, उसमें जो डिफेक्ट है, उसकी मॉर्फोलॉजी में डिफेक्ट है, तब भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और ऐसी फीमेल कैसे क्या होंगी, फिर इनफर्टाइल होंगी, इस तरह से। फिलोपियन ट्यूब लॉस ऑफ सीलिया ब्लॉक ल्यूमेन, अगर फिलोपियन ट्यूब जो है जो ओवम को लेके जाती है, जैसे यहाँ पे वासा डिफरेंशिया और वासा डिफरेंशिया जो स्पर्म को लेके जाते हैं, यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब जो है वो किसको लेके जाती है, ओवा को लेके जाती है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ब्लॉकेज हो सकती है। और जो सीलिया जो ओवम को ले जाने में उसकी हेल्प करते हैं, तो लॉस ऑफ सीलिया, यहाँ पे सीलिया एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। तब अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको पता हो कि बुक से आपको पढ़ेंगे इन रीज़न्स को, तो और भी बहुत सारे रीज़न हैं, वो रीज़न आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता है तो। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये हो गया। अब ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट देखो, अगर अल्कोहल के सेवन से इनफर्टिलिटी हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि अल्कोहल का सेवन जो है वो बंद कर दो। ठीक है, इनटेक अल्कोहल का बंद कर दीजिए, तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, दिस इज ट्रीटमेंट। डॉक्टर भी यही जो है वो सजेस्ट करते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो कुछ टाइम के लिए अल्कोहल का सेवन जो है वो बंद कर दीजिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। अब उसके साथ जो है देखो कुछ दवाइयाँ भी देने पड़ती हैं, जैसे देखो मेल्स में विटामिन ई, सी, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें, फॉलिक एसिड, और दो जो है मेडिसिन, जैसे एक है डेक्सामिथेसोन, ये दोनों को देने पड़ती है। पहले हम ये नाम याद रख लेते हैं। ठीक है, दोनों को देनी पड़ेगी डेक्सामेथासोन इन केस ऑफ मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल आल्सो। नाउ अब यहाँ पे ये हम देते हैं जब एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज। अब देखिए ये क्या है,
एंटी स्पर्म, एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है, जैसे एंटीवायरस हो गया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया, मतलब वो डैंड्रफ के अगेंस्ट काम करता है। एंटी हेयर फॉल शैम्पू हो गया, हेयर फॉल के अगेंस्ट काम करता है। तो एंटी स्पर्म, जो स्पर्म दैट इज मेल गैमेट, उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो ये एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं तो स्पर्म को इन केस ऑफ मेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं। इन केस ऑफ फीमेल्स वो डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी। जैसे फीमेल्स में बनी होंगी तो स्पर्म की जैसे ही एंट्री होगी तो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी। मेल्स के अंदर बनी होंगी तो वो उसका जो मेल गैमेट है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पे कौन सी मेडिसिन जो है वो केमिकल जो है वो दिया जाता है, डेक्सामेथासोन। इसको आप याद रखेंगे। एक और है दोनों के केस में तो दोनों एक साथ लर्न हो जाएंगी। क्लोमिफिन सिट्रेट, ठीक है, ये भी जो है वो मेल और फीमेल के केस में दी जाती है, दोनों के केस में। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ओरली दिया जाता है। अब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तभी वो फर्टिलिटी में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे उनको ओरली दिया जाएगा, मतलब मुंह से दिया जाएगा। जैसे आपने वो पढ़े ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो मुंह से लिए जाने वाले होते हैं। जो जितनी भी दवाइयाँ आप लोग खाते हो वो सारी ओरल ये हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ओरल मेडिसिन, ठीक है, दैट जो कि हम ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो दवाइयों की फॉर्म में ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को ओरली देंगे, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है दवाई की फॉर्म में हम उनको देंगे पेशेंट्स को, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो मेन पार्ट है दैट इज वासा एफरेंशिया, उसमें अगर ब्लॉकेज है, फैलोपियन ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? दवाई से भी निकाल सकते हैं, कुछ एक कंडीशन में नहीं निकले तो फिर हम यहाँ पे सर्जरी भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अदर मेथड, सर्जरी, ठीक है। और देखो ये भी लिखा हुआ है बुक में कि जो टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उनमें भी जो है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, उनमें भी स्पर्म जो है वो अच्छे से नहीं बन पा, ये जो कंडीशन है ये राइज हो सकती है। ओलिगोस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, ये कंडीशन जो है टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने की वजह से राइज हो सकती हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? फिर ट्रीटमेंट होगा कि आप जो है वो जो कपल्स है वो टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने, ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे अल्कोहल की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है तो अवॉइड अल्कोहल, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ अदर केमिकल्स आल्सो। तो इस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है डॉक्टर की सजेशन के ऊपर, ठीक है। अब ये जो था ये बेसिक पढ़ना था हमें, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। आगे जो है अगर मान लो ये ट्रीटमेंट भी काम नहीं करते तब हम जाते हैं ART के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ART। उसके ऊपर हम जाते हैं, दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। पहले हमने पढ़ा इनफर्टिलिटी क्या होती है, अच्छे से समझ लिया, ठीक है, समझ लिया अगर आपने तो अगर फिर आपको उसके काउजेज़ देखने हैं, काउजेज़ आपने देख लिए, फिर ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर बताएगा, थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे लिखने के लिए, जो भी डॉक्टर बताएगा। फिर अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मान लो ये भी यूज़ करने के बाद उन कपल्स को बेबी नहीं होता है, कंसीव नहीं हो रहा है, फिर हम जाते हैं ARTs के ऊपर। ARTs हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। आगे है ARTs विच आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इनको हम बोलते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए अगर जैसे हमने ट्रीटमेंट में पढ़ा कोई केमिकल्स, अगर दवाइयाँ जो है वो काम नहीं करती हैं तो हम जो है लास्ट में इनको यूज़ करते हैं विच आर नोन एज ARTs और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें दो तरह के होते हैं ये, एक होता है AIH और दूसरा होता है AID। ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड और ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर। तो ARTs में देखो पहले तो दो तरह के हैं, AIH एंड AID। AIH होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड और AID होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर। अब देखिए दोनों में किसी एक में प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीमेल में प्रॉब्लम है या मेल में प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए मेल में अगर सीमैन में उसकी प्रॉब्लम है, यानी कि उसके जो स्पर्म है वो एक्टिव नहीं है ज़्यादा, या आप बोल सकते हैं मोटाइल नहीं है, या वो एबल नहीं है फर्टिलाइज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड, जो हस्बैंड का सीमैन है उसको लेंगे, ठीक है, सीमैन हम यहाँ पे लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे,
सेंट्रीफ्यूग मतलब उसकी प्रोसेसिंग होगी, एक सेंट्रीफ्यूग उसको करेंगे और वहाँ से जो एक्टिव स्पर्म है उनको हम निकालेंगे, और जो एक्टिव स्पर्म्स हैं, ठीक है, एक्टिव स्पर्म है, उनको फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। बॉडी के अंदर कहाँ? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर कहाँ? जो एम्पुला इस्थमस जंक्शन है वहाँ उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दिस इज़ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड। अगर मान लो कि हस्बैंड का जो सीमैन है वो उसमें जो स्पर्म है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है, उसका जो सीमैन है वो काम नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे जो डोनर है उसका हम सीमैन यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे डोनर, ब्लड डोनर होते हैं, ब्लड डोनेट करके जाते हैं, उसी तरह से सीमैन भी डोनेट करके जाते हैं, और वहाँ से कुछ हमने एक्टिव स्पर्म जो है उसके अंदर रखे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.3 ml है, ml का सीमैन है, उसमें पर्टिकुलर जो है स्पर्म जो है वो एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, और इतने नहीं होंगे, उससे कम होंगे तो वो भी फिर उतना काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने एक रेशो होती है पर्टिकुलर, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर रेशो है वो आप बुक से देखना कि इतना जो है अगर आपने रखा है तो उसमें कितने जो है स्पर्म एक्टिव होने चाहिए। अगर उतने स्पर्म एक्टिव हैं तब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो तब हम यहाँ पे अगर हस्बैंड का सीमेन काम नहीं कर रहा है तो तब हम यहाँ पे डोनर का जो सीमेन है वहाँ से लेंगे और स्पर्म वहाँ से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज स्पर्म होंगे, एक्टिव स्पर्म होंगे, उसको जो है मदर की बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, मान लो कि मदर की बॉडी जो है उसका यूट्रस जो है वो एबल नहीं है वियर करने का, ठीक है, वियर करने के लिए वो एबल नहीं है, तो हम यहाँ पे सरोगेट मदर का यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज सरोगेसी आल्सो। सरोगेट मदर का मतलब मान लो कि यूट्रस में कुछ डिफेक्ट है, उसमें प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है, तो हम बाहर जाके, ठीक है, बॉडी के बाहर जाके फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, स्पर्म की ओवा की फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, और जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, तो उसी जाइगोट को हम कोई और मदर जो है जो हमने हायर की होगी उसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे, जिसका जो यूट्रस है वो बेल तरीके अच्छे तरीके से काम करता हो। यहाँ पे देखिए, अगर मदर का यूट्रस डिफेक्टेड है तो, और जो मदर हम जो हायर करेंगे उसी को हम सरोगेट मदर बोलेंगे, या इसी प्रोसेस को हम सरोगेसी बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मदर का जो यूट्रस है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो एबल नहीं है टू वियर दैट चाइल्ड। अब यहाँ पे देखिए आगे इसमें आता है IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। दिस इज IVF इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ET होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब ये क्या है, इस प्रोसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए, दो वर्ड्स आपको बुक में मिलेंगे, एक है इन विट्रो और दूसरा इन विवो। यहाँ पे आप समझ गए, ठीक है, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया है, ट्रीटमेंट भी हमने दी, वहाँ से वो उससे भी ठीक नहीं हुआ, फिर हम लास्ट में हम जाएंगे ARTs के ऊपर। ART में दो तरह के ऑप्शन हमारे पास हैं, AIH एंड AID, H फॉर हस्बैंड एंड D फॉर डोनर। इफ़ जो हस्बैंड का सीमैन है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो उसका हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ रहा है। अगर हस्बैंड का सीमेन भी काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे डोनर का सीमेन जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। मदर में प्रॉब्लम है, देन वी कैन हायर ए सरोगेट मदर, दिस इज आल्सो एन ऑप्शन। और भी ऑप्शन है, देखिए IVF एंड ET, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ों में हमें फ़र्क समझना है कि इन विट्रो क्या होता है और इन विवो क्या होता है। इन विट्रो और इन विवो, ठीक है। अब इस इन विट्रो होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे हम लेते हैं इन विट्रो के अंदर, और इन विवो होता है इनसाइड द बॉडी। अब बॉडी के अंदर ही जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे इन विवो। दोनों में इन लगा है, कंफ्यूज नहीं होना, इन का मतलब अंदर होता है, लेकिन इन विट्रो होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, ठीक है, वी कैन से, और इन विवो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। अब देखिए दोनों एक दूसरे से कैसे फ़र्क है ये भी हमें समझ में आ जाएगा। ये यूज़ होगा, गिफ्ट आगे पढ़ेंगे उनमें भी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब कैसे होगी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है इंडक्शन ऑफ सुपर ओवुलेशन। इंडक्शन ऑफ सुपर ओवुलेशन, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कुछ एक ड्रग्स, केमिकल्स का हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हार्मोन्स का हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे सुपर ओवुलेशन हो जाती है। अब ओवुलेशन क्या होती है, सुपर ओवुलेशन क्या होती है। ओवुलेशन देखो,
मंथ में एक ओवा बनता है, दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा ओवा चाहिए तो हम उसी चीज़ को बोलेंगे सुपर ओवुलेशन। जब हमें ज़्यादा ओवा चाहिए तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे सुपर ओवुलेशन। और उसको कैसे हमें सुपर ओवुलेशन मिल सकता है, विद बाय इंट्रोड्यूसिंग द ड्रग्स और बाय इंट्रोड्यूसिंग द केमिकल्स, हार्मोन, इनके थ्रू हमें जो है सुपर ओवुलेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद जब सुपर ओवुलेशन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे फॉलिकल की ग्रोथ जो है वो चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं, हमने नेचुरल प्रोसेस पढ़ा है, बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। एक जो है मैच्योर होता है वो ओवा बनता है आगे जाके। तो यहाँ पे हमने सुपर ओवुलेशन करवा दी है, हमें एक से ज़्यादा ओवा चाहिए। दूसरा, जो फॉलिकुलर ग्रोथ इनकी हो रही है वो हमें मॉनिटर करनी है। मॉनिटर मतलब हमें चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी और वी कैन से अल्ट्रासाउंड जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू हमें ये चेक करनी है। अब यहाँ पे जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो मैच्योर जब हो जाएंगे हमें जितने चाहिए, ठीक है, मान लो ये बहुत सारे थे, इनमें से कुछ जो है वो मैच्योर हो गए, ये वाले मैच्योर हो गए। अब हम इनको रिट्रीव करेंगे, विच इज़ द थर्ड प्रोसेस, oocyte रिट्रीवल। अब इनको हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमने निकाल लिए, ठीक है, जो मैच्योर हो गए थे वो हमने ये निकाल लिए इनमें से। अब मेंटेनेंस ऑफ एग्स, अब यही जो एग ओवा हमने निकाले हैं इनकी हमें मेंटेनेंस करनी है। कैसे करेंगे, जैसे मदर की बॉडी के अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल कंडीशन, वैसी कंडीशन हमें जो है वो लैब के बाहर भी, बॉडी के बाहर लैब के अंदर जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि उसका पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन उसका करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको न्यूट्रेंट मीडियम में हम डालते हैं। इन ओवा को हम एक न्यूट्रेंट मीडियम होता है जिसके अंदर हम डालते हैं, जिसके अंदर ये आपके मैच्योर oocyte हैं वो ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे मदर की बॉडी में जो भी न्यूट्रेंट्स चाहिए उनके लिए वही हम न्यूट्रेंट्स कोशिश करेंगे कि वैसे ही न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड किए जाएं, तभी जो है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। उसके बाद देखिए मेंटेनेंस ऑफ एग होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीमेन लेंगे, सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर, भी हम वहाँ से लेंगे सीमेन, उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो जैसे जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हैवी वाले नीचे बैठ जाएंगे, लाइट वाले ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। तो हम वहाँ से स्पर्म, जो एक्टिव स्पर्म है उनको हम वहाँ से निकाल लेते हैं, जो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए। तो उसके बाद आ गया हमारा सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर, हम ये ले लेंगे। फिर हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होता है, मेल और जो फीमेल गैमेट है, स्पर्म एंड ओवा, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवा जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे, दिस इज फर्टिलाइजेशन। ये करवाएंगे हम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अगर नेचुरल हो जाता तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें नेचुरली सब कुछ हो जाता, लेकिन यहाँ पे नेचुरल कंडीशन कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पे ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आउटसाइड द बॉडी जो है मदर फादर दोनों, ठीक है, उन दोनों की बॉडी के बाहर जो है हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। अब जितने भी फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ओवा नहीं लिया था, हमने एक से ज़्यादा ओवा लिए थे, हमने सुपर ओवुलेशन करवाई थी, तब हम यहाँ से, ठीक है, ज़्यादा हमने एग्स ले लिए। मान लो ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, सेपरेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स, ये वाला स्टेप कैसे पता चलेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे बनते हैं और एक जो है वो दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी जब यहाँ पे बन जाएगी और 2 प्रोन्यूक्लियाई बन जाएंगे, तब हम यहाँ पे उसको बोलेंगे फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है उन एग्स में। और जिन एग्स में भी हो जाएगी हम उसको वहाँ से निकाल लेंगे, सेपरेट वहाँ से कर लेंगे। फिर बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। उससे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, हमें अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स तक, ठीक है, हमने पढ़ा है मोरूला, ब्लास्टुला, ये सारा प्रोसेस पढ़ा है। जब तक उसकी क्लीवेज होगी, डिवीजन होगी, तब तो 8 तक होगी, 8 ब्लास्टोमर्स तक होगी, तब हम उसको मदर की बॉडी में दोबारा डाल देंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो बन गया है, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, बिल्कुल यंग एम्ब्रियो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा और उसको हम मदर की बॉडी में हम उसको इम्प्लांट कर देंगे। अब मदर की बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे। अब मान लो मदर का यूट्रस जो है वो एबल नहीं है बियर करने को, उसमें कुछ डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम सरोगेसी का यूज़ करेंगे, सरोगेट मदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मेल में प्रॉब्लम है तब भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, AIH एंड AID, 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और अगर मदर के यूट्रस में प्रॉब्लम है तब भी हमारे पास ऑप्शन है, वो है सरोगेसी।
अगर नहीं है तो फिर हम इसको जो मदर है, एक्चुअल मदर है जिसका वो ओवा था, ठीक है, उसी के अंदर जो है उसकी बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट इसको कर देंगे, विच इज़ नोन एज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जैसे नाम से क्लियर है, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र इन द बॉडी ऑफ द मदर। ठीक है, इतना। अब आगे ल्यूटेल फेज ट्रांसफर। ल्यूटेल फेज स्पोर्ट होता है, ल्यूटेल फेज स्पोर्ट होता है। हम यहाँ पे हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे हम देंगे, ठीक है, हार्मोन्स हम यहाँ पे ल्यूटेल, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि रिस्क है, रिस्कफुल कंडीशन है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं हो रही चीज़ें, ये लैब के बाहर हुई है सारी, तो हमें एक एक चीज़ को चेक रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ के ऊपर कि प्रॉपर तरीके से हो रही है नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे हार्मोन्स का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। और लास्ट में टेस्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी को हमें आफ्टर एवरी 14 डेज जो है चेक करते रहना है कि प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी हो रही है या नहीं हो रही है। ये था कंप्लीट IVF एंड ET, ठीक है, इसमें ये था। अब देखो इसमें जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं ओनली 25 to 35% की हमारा जो ये ऑपरेशन है, एक्सपेरिमेंट है, वो सक्सेसफुल होगा। इसके चांसेस 25 to 35% ही है। और टेक होम बेबी के चांसेस जो हैं, ठीक है, इसलिए बार बार टेस्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, इसलिए हर 14 दिन बाद उसको चेक किया जा रहा है। अगर मदर की बॉडी के अंदर जो है वो हार्मोन जो है जो बहुत ज़रूरी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, तो अगर नहीं प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं तो उसको बाहर से जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे टेक होम बेबी के चांसेस भी वो कितने उससे कम रह जाते हैं, 15 to 25% जो है वो रह जाते हैं। और ये जितनी भी प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है। और एट लास्ट में ये चीज़ यूज़ होती है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है तो लास्ट में ARTs का हम यूज़ करते हैं। और फिर भी रिस्कफुल कंडीशन है ये, और इतना जो है सक्सेसफुल चांसेस, इतना सब कुछ करने के बाद भी सक्सेसफुल चांसेस आर ओनली 25 to 30%, बाकी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। और टेक होम बेबी जो है उसके चांसेस और भी कम है, 15 to 25%। तो इससे अच्छा है, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि इससे अच्छा है कि किसी ऑर्फन, किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए। इतना सब कुछ आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी रिस्कफुल कंडीशन है, तो अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप जो है किसी ऑर्फन बच्चे को उसको अडॉप्ट कर लें। एक और चीज़ यहाँ पे, ठीक है, एक और चीज़ गिफ्ट और जिफ्ट के बारे में, गिफ्ट और जिफ्ट के बारे में। इतना सुनने के बाद आप बुक से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा गिफ्ट और जिफ्ट। देखो ये होता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, दिस इज गिफ्ट। और ये होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आगे सारा वैसा है। देखो इसमें है गैमेट, ये गैमेट्स जो हैं हम मदर की बॉडी के अंदर, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी मदर की बॉडी के अंदर, तो मदर की बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा जो है उसको डालते हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट एम्ब्रियो इस तरह से बनता जाएगा। अगर देखो नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है तो हम इसको गैमेट्स जो हैं वो दोनों के लेके एक्टिव स्पर्म लेके जो कि फर्टिलाइजेशन कर सके वो चांसेस हमारे पास यहाँ पे ना के बिल्कुल कम से कम हो, तो हम गैमेट का फिलोपियन ट्यूब में ही होती है, एम्पुला इस्थमा जंक्शन के ऊपर यहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे किसका, गैमेट का। तो इसलिए इसको गिफ्ट बोलते हैं। और ये क्या होगी हमारे पास, इन वीवो होगी। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी स्पर्म और ओवा डाले हैं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, वो मदर की बॉडी के अंदर जाके होगी। अगर सक्सेस हो गया तो मदर की बॉडी के अंदर जाके होगी। और यहाँ पे जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पे ऑलरेडी जो फर्टिलाइजेशन हो गई तभी जाइगोट बना है, तो जाइगोट को हम फिलोपियन ट्यूब के अंदर मदर की बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है, जो कि इसकी पूरी फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। मदर की बॉडी के अंदर डालेंगे इसलिए इसका नाम है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। और ये कैसी होगी, इन विट्रो कैसे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ मदर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी मदर कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म और ओवा की फ्यूजन कहाँ पे हुई है, मदर की बॉडी के आउटसाइड, तो फिर जाइगोट बना। जाइगोट को आपने डाला है, जब सक्सेस हो जाएगा तो जाइगोट को आप यहाँ पे डालेंगे मदर की बॉडी के अंदर, जैसे कि इसका नाम बता रहा है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर एंड दिस इज गैमेट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, इस तरह से, ठीक है। ये सब था सारा इसमें। और ठीक है, बाकी आप जो है यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है और बुक से आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू क्लास।